की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1981 की फिल्म कुदरत से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। B.S. खन्ना ने एज प्रोड्यूसर पहली फिल्म बनाई थी दूसरी सीता, जिसके निर्देशक थे गोगी आनंद। ये 1974 में आई। B.S. खन्ना अपनी अगली फिल्म के लिए शम्मी कपूर को निर्देशक लेना चाहते थे। शम्मी कपूर उन दिनों बंडलबाज में बिजी थे। 1977 में B.S. खन्ना ने एक फिल्म लॉन्च की जिसके निर्देशक थे चेतन आनंद। कहानी पुनर्जन्म के बारे में थी। 1976 में राजेश खन्ना और हेमा मालिनी स्टारर महबूबा भी पुनर्जन्म की कहानी थी। उसके निर्देशक थे शक्ति सामंत। यह फिल्म कामयाब नहीं हुई थी, इसलिए जब चेतन आनंद ने राजेश खन्ना और हेमा मालिनी को ही लेकर कुदरत पर काम करना शुरू किया, तब इंडस्ट्री के लोगों ने और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उन्हें समझाया कि अभी हाल ही में तो ऐसी ही फिल्म इसी कास्ट के साथ आई थी जो नहीं चली थी। आप अपना एफर्ट क्यों वेस्ट कर रहे हैं? चेतन आनंद ने कहा, मेरी कहानी बहुत डिफरेंट है, जनता को बहुत पसंद आएगी। चेतन आनंद ने निर्माता से कहा कि हीरोइन हेमा मालिनी है, पर कहानी में एक छोटा सा वैम्प का रोल है जो प्रिया राजवंश करेंगी। निर्माता B.S. खन्ना प्रिया के हक में नहीं थे, पर चेतन आनंद और प्रिया राजवंश के करीबी रिश्ते के बारे में सब जानते थे। B.S. खन्ना ये सोचकर मान गए कि रोल छोटा सा है, पर धीरे धीरे प्रिया राजवंश का रोल कुछ और नजर आने लगा। रोल की लेंथ भी ज्यादा हो गई। ये रोल वैसा नहीं था जैसा चेतन ने शुरू में बताया था। इस बात से B.S. खन्ना परेशान हो गए, तो चेतन आनंद ने उन्हें बताया कि मैं अपनी अगली फिल्म में प्रिया राजवंश को अनारकली बनाकर पेश करने वाला हूं। मैं चाहता हूं इस फिल्म से ही प्रिया की स्टार वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझ आ जाए। B.S. खन्ना ने कहा कि आपको प्रिया को अनारकली बनाना है तो बनाइए, पर मेरी फिल्म के साथ एक्सपेरिमेंट करके मेरे खर्चे पर ऐसा मत कीजिए। प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई जब यह भी सामने आया कि प्रिया राजकुमार की बेटी बनी है। B.S. खन्ना ने कहा कि राजकुमार की बेटी के रोल में कोई यंग लड़की चाहिए। B.S. खन्ना ने यह भी कहा कि लोग सिनेमा हॉल में हंसेंगे जब प्रिया राजवंश राजकुमार को पापा कहेगी, क्योंकि प्रिया की एक्टिंग लोग 1964 से देखते आ रहे हैं। हीर रांझा में राजकुमार और प्रिया टाइटल रोल निभा रहे थे, पर इन सब बातों का असर चेतन आनंद पर नहीं हुआ। कुदरत का एक्चुअल काम 1979 में शुरू हुआ। फिल्म को कंप्लीट होने में बहुत समय लगता गया। इसके कई कारण थे, जिनमें एक्ट्रेस की डेट्स एक बड़ा कारण था। चेतन आनंद का बहुत स्लो रफ्तार में फिल्म शूट करना और स्क्रीन प्ले में चेंजेस करना। दिसंबर 1980 तक फिल्म बहुत बन चुकी थी। तब चेतन आनंद ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और निर्माता B.S. खन्ना से कहा कि इसे साइन करो। यह भी कहा कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे तो मैं फिल्म बीच में ही छोड़ दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट का पहला क्लॉज ही ये था कि फिल्म चेतन आनंद के हिसाब से एडवर्टाइज की जाएगी। हर बात का फैसला चेतन आनंद ही करेंगे। फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिलने तक सिर्फ चेतन आनंद की मर्जी चलेगी। चेतन आनंद ने एक क्लॉज और ऐड कर दिया कि चेतन आनंद की सारी फीस एक साथ पहले ही दे दी जाएगी। निर्माता B.S. खन्ना ने प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी इम्पा से बात की। वहां से भी यही जवाब मिला कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना चाहिए। B.S. खन्ना को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा। प्रिया राजवंश ने कहा था कि मैं पुनर्जन्म और कर्मा में बिलीव करती हूँ। मैंने ही कुदरत की कहानी लिखी थी, पर मैंने चेतन आनंद को इसका क्रेडिट लेने दिया। प्रिया राजवंश ने इस फिल्म को लेकर हुए झगड़े के बारे में क्या बताया था वो आपके साथ शेयर करते हैं। प्रिया ने बताया था कि फिल्म के आखिरी हिस्से में कोर्ट रूम सीन में मुझे सब पर डोमिनेट करना था। मैंने स्क्रिप्ट के हिसाब से काम किया। निर्माता B.S. खन्ना ने वो पोर्शन देखा और मेरे पास आकर मेरे काम की तारीफ की और कहा, आपका कोर्ट रूम सीन बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा किया है। ये बात राजेश खन्ना ने सुन ली। राजेश खन्ना ने अपने घर आशीर्वाद में फिल्म के रशेस देखे। निर्माता B.S. खन्ना उनके दोस्त थे। उससे अगले दिन B.S. खन्ना ने चेतन आनंद से कहा कि प्रिया के कुछ सीन्स काटने पड़ेंगे। प्रिया ने बताया था कि चेतन और मैं हैरान थे कि एक दिन पहले जिस सीन को फिल्म का हाईलाइट सीन कहा जा रहा था, उसी सीन को निकालने के बाद प्रोड्यूसर कैसे कर रहे थे। जाहिर था राजेश खन्ना की बड़ी ईगो बीच आ गई थी। चेतन आनंद ने सीन काटने से इनकार कर दिया। उसके बाद राजेश खन्ना शराब के नशे में रात को
चेतन आनंद को घर पर कॉल्स करने लगे, उन्हें धमकाने लगे कि तुम्हें और प्रिया को खत्म करवा दूंगा और बहुत गंदी गालियां देने लगे। प्रेस में राजेश खन्ना ने चेतन आनंद के खिलाफ बहुत कुछ कहा। राजेश खन्ना ने सिर्फ मेरे सीन्स ही नहीं, विनोद खन्ना के कई सीन्स कटवा दिए। कुर्बानी की सफलता के बाद विनोद खन्ना पहले से भी ज्यादा अच्छी पोजीशन में थे। राजेश खन्ना को डर था कहीं विनोद खन्ना डोमिनेट न कर जाएं। राजेश खन्ना ने अपनी मर्जी से फिल्म को एडिट करवाना शुरू कर दिया और फिल्म की पब्लिसिटी में यानी पोस्टर्स पर, एलपी रिकॉर्ड्स पर विनोद खन्ना की तस्वीरें ना दिखाई जाएं, इसके लिए निर्माता बीएस खन्ना को तैयार किया। बात अदालत तक पहुंच गई थी। चेतन आनंद ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की बात की। चेतन आनंद ने कहा था कि राजेश खन्ना ने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर निर्माता के साथ मिलकर मेरी पीठ पीछे फिल्म को अपने हिसाब से एडिट किया है, पर फिल्म की रिलीज रोकी नहीं जा सकी। कई सारे टेक्निकल पॉइंट्स थे जिनके कारण चेतन आनंद फिल्म की रिलीज रुकवा नहीं पाए, पर इन सब बातों ने फिल्म की रिलीज को बहुत डिले कर दिया और फिल्म की क्वालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ा। चेतन आनंद, जिन्होंने बहुत प्यार से ये फिल्म शुरू की थी, फिल्म के प्रीमियर पर नहीं आए। निर्माता ने कहा था प्रिया राजवंश बहुत पुअर एक्ट्रेस थीं, एक दिन में 2 लाइन से ज्यादा डब नहीं कर पाती थीं, इसलिए फिल्म को इतना ज्यादा समय लगा। फिल्म के सारे गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे। दुख सुख की हर एक माला कतील शिफाई ने लिखा था। संगीतकार थे आर.डी. बर्मन। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स चेतन आनंद। निर्माता बीएस खन्ना, निर्देशक चेतन आनंद। बंद करो ये गाना। नाम क्या है? पारो। माधव कौन है? मेरा मंगेतर। सन कौन सा है? 1945। पिछले जन्म में पहुंच गई है। ठीक क्या है? ये नाम तने खुद है माधव। ये हमारे प्यार को 100 साल जिंदा रखेंगे। वो समझती है कि वो आपको पिछले जन्म से जानती है। डॉक्टर हैं, आप पिछले जन्म में विश्वास करते हैं? तुम मत जाओ। कब समझोगे? मैं भी अपने को तेरी दुल्हन के रूप में देखूंगी। आई जा माधव। ये है चंद्रमुखी और ये है मेरे पापा। एक सवाल और, छोटे सरकार कौन है? चौधरी जनक सिंह। पिछले जन्म में इसकी हत्या की गई थी। अब इस बात का वर्णन किया जाता है कि उसकी हत्या किसने की। पन्ना फटा हुआ है। माधव मेरे भैया। क्या भृगु शास्त्र में ये भी लिखा था कि पारो का खून चौधरी जनक सिंह ने किया है? लिखा था कि नहीं? हाँ या ना? सफा फटा हुआ था। अब आप जा सकते हैं। ये मुकदमा पिछले जन्म की बिना पे दायर किया गया है। कानून में कहीं नहीं लिखा कि दूसरा जन्म होता है। कानून में ये भी नहीं लिखा कि दूसरा जन्म नहीं होता है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि जिस तरह इंसान पुराने कपड़े फेंक कर नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने जिस्म को छोड़कर नया जिस्म धारण कर लेती है। अगर अदालत गीता की कसम कबूल करती है तो अदालत दूसरा जन्म भी कबूल करती है। चंद्रमुखी को गवाही के लिए पेश किया जाए। नहीं योर ऑनर। क्या उसे बुखार है? नहीं। क्या वो अपाहज है? नहीं। क्या वो इतनी नाजुक है कि अदालत की हवा उसे मुआफिक नहीं आएगी? नहीं। तो वो क्यों नहीं आ सकते? उसकी दिमागी हालत नाजुक है। यही तो साबित करने के लिए मैं उसे यहाँ बुलाना चाहती हूँ योर ऑनर। क्या ये मुमकिन नहीं कि चंद्रमुखी पिछले जन्म की हालत में जो कुछ भी कहती रही वो महज एक दिमागी खलल का नतीजा हो? मुमकिन है, लेकिन मुमकिन तो है। तो वो कहाँ है? बोलो ना। पीछे पीछे कुछ लिखा है सर, JS। बीएस खन्ना ने कहा था कि चेतन आनंद बहुत महंगे डायरेक्टर साबित हुए। कई बार वो अपने ही फैसले पर टिके नहीं रह सके। जो गाना उनकी मर्जी से एक सिंगर की आवाज में रिकॉर्ड हो चुका था, वही गाना दोबारा दूसरे सिंगर से फिर गवाया गया। ये ट्रेड की एथिक्स के खिलाफ था और इस बात का 1 लाख से भी ज्यादा खर्चा मेरी जेब से ही गया, जो एक्स्ट्रा खर्चा था। आगे बढ़ने से पहले इस गाने की बात करते हैं। दुख सुख की हर एक माला
R.D. बर्मन इस गाने में एक स्पेशल फील देना चाहते थे। फिल्म के सब्जेक्ट के हिसाब से गाने में एक खास इम्पैक्ट चाहिए था। एक नई आवाज में हाई पिच पर गाना गवाकर गाने में एक नया असर लाना चाहते थे। उसी तरह की कंपोजिशन उन्होंने तैयार की। सिंगर चंद्रशेखर गाडगिल ने इस फिल्म के गाने के बारे में बहुत डिटेल में बताया था। उनका वीडियो YouTube पर अवेलेबल है। उन्होंने बताया था कि पंचम दा यानी R.D. बर्मन मुझे अपनी म्यूजिक सिटिंग में बुलाने लगे थे, ये सोचकर कि कभी भी मौका आ सकता है जब मैं चेतन आनंद को कन्विंस करूंगा कि तुम ये गाना गाओगे। एक दिन मौका आया और पंचम दा ने चंद्रशेखर गाडगिल से कहा कि कुछ सुनाओ। चंद्रशेखर ने हाई पिच के 1-2 गाने सुनाए तो चेतन इम्प्रेस हो गए। चेतन आनंद ने हरी झंडी दिखा दी और गाना चंद्रशेखर की आवाज में रिकॉर्ड हो गया। गाने के 4 अंतरे थे। हाथों की लकीरों में ये जागती सोती है। कुछ दिन बाद फिर चेतन आनंद ने कहा कि गाना रफी साहब से ही गवाना होगा। R.D. बर्मन ने रफी साहब के साथ रिकॉर्डिंग रख ली। गाने को थोड़ा टोन डाउन कर दिया। चंद्रशेखर गाडगिल ने बताया था कि जब रफी साहब रिकॉर्ड कर रहे थे तो 3 अंतरे गा चुके थे। बीच में चाय पानी का ब्रेक हुआ। तब किसी ने कहा कि ये गाना वो दाढ़ी वाले ने क्या गाया था। रफी साहब ने सिंगर्स केबिन में ये बात सुन ली। उन्होंने R.D. बर्मन को अंदर बुलाया और कहा, पंचम ये गाना मुझसे पहले किसी ने गाया है? पंचम साहेब सिंगर केबिन मध्ये आले। रफी साहेब त्यांना विचारतायत ये गाना पहले किसी ने गाया है? पंचम दा ने सारी बात रफी साहब को बता दी। रफी साहब ने अपना हेडफोन उतारा और कहा, क्यों किसी नए कलाकार की जिंदगी मेरे हाथों बर्बाद कर रहे हो? हेडफोन काढला आणि पंचम साहेबांना सांगितलं मोहम्मद रफी साहेबांनी, क्यों किसी नए कलाकार की जिंदगी मेरे हाथों बर्बाद करते हो? चौथा अंतरा गायला नाही रफी साहेबांनी। रफी साहब उसके बाद रिकॉर्डिंग रूम से बाहर चले गए। उन्होंने गाने का चौथा अंतरा गाया ही नहीं। चेतन आनंद फिल्म में रफी साहब का गाया गाना ही रखना चाहते थे, वही रखा गया। सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। पर R.D. बर्मन ने चेतन आनंद से कह दिया था कि फिल्म में आप रफी साहब का गाना रखिए, पर म्यूजिक कंपनी को चंद्रशेखर गाडगिल का गाना ही जाएगा। इसका कारण यही था कि रफी साहब उस मुकाम पर थे कि उन्हें इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि म्यूजिक रिकॉर्ड्स में या कैसेट्स में उनका गाना होगा या नहीं। पर एक नए सिंगर चंद्रशेखर गाडगिल का गाना ऑडियो रिकॉर्ड्स पर ना आता तो उन्हें बहुत नुकसान हो सकता था। इसलिए ऑडियो रिकॉर्ड्स पर चंद्रशेखर गाडगिल का गाना ही था। फिल्म में रफी साहब का गाना था। ये किस्मत की बात रही कि चंद्रशेखर गाडगिल हिंदी फिल्मों में ज्यादा गाने नहीं गा पाए। मराठी में उन्होंने बहुत काम किया। 2014 में उनका निधन हो गया था। दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। अब कुदरत के बाकी गानों की बात करते हैं। फिल्म में लता जी का गाया गाना था, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया। इस गाने की धुन R.D. बर्मन ने अपने पिता S.D. बर्मन के बहुत पुराने बंगाली गाने की धुन से इंस्पायर होकर बनाई थी। पिया पिया बोले मत वाला जिया। ये धुन चेतन आनंद को बहुत पसंद आई थी। फिर भी इसे यूज करने के लिए R.D. बर्मन चेतन आनंद को साथ लेकर अपनी माँ मीरा देव बर्मन के पास गए। मीरा जी ने इजाजत दी तो ये धुन कुदरत में इस्तेमाल हुई। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया। पिया पिया बोले मत वाला जिया। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया बिना का गीतमाला 1980 के सालाना प्रोग्राम में 12वें नंबर पर था। 25 हफ्ते प्ले होने के बाद सरताज गीत बन के रिटायर हुआ। किशोर कुमार और एनेट पिंटो का गाया गाना था, छोड़ो सनम काहे का गम। छोड़ो सनम हंसते रहो खिलते रहो। गाने में विनोद खन्ना और हेमा मालिनी के साथ पर्दे पर कल्पना अय्यर भी नजर आती हैं। कल्पना ने बताया था कि जब मैं देव साहब की फिल्म लूट मार की शूटिंग कर रही थी, पहले दिन ही सेट पर मैंने कुदरत साइन की थी। चेतन आनंद ने इस गाने के लिए मेरी ड्रेस खुद सिलेक्ट की थी, जिसका वजन 20 किलो था। हमें तुमसे प्यार कितना ये गाना किशोर कुमार ने भी गाया है और परवीन सुल्ताना ने भी। गाना मिश्र भैरवी पर आधारित था। परवीन सुल्ताना ने इस गाने के बारे में बहुत सी यादें शेयर की थी। उनका वीडियो भी YouTube पर है। ये आपका है, आप कीजिए। ठुमरी स्टाइल में थोड़ा सा मैंने मिश्र भैरवी के ऊपर बना। मैंने कहा क्या बात है राहुल भाई। मैंने इसीलिए ये गाना गाने के लिए हाँ कहा क्योंकि राग के ऊपर था। और ग्रेट मजहूर सुल्तानपुरी, क्या गाना लिखा है उन्होंने। हमें तुमसे प्यार कितना मगर जी नहीं
परवीन सुल्ताना के पति दिलशाद खान भी क्लासिकल सिंगर हैं। वो आर.डी. बर्मन के क्लासमेट थे कलकत्ता में। इस गाने को ये रूप देने में दिलशाद खान का भी हाथ है। परवीन सुल्ताना ने बताया था कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के समय कई माहिर लोग इस गाने से जुड़े थे। और आर.डी. भाई ने 100 वायलिन यूज किया था। सरोद में सिर्फ 3 या 2 था। एक तो जरीन बहन थी और एक कोई था। सितार में रेस भाई साहब था, हरिप्रसाद चौरसिया जी फ्लूट में थे, संतूर में हमारे शिव कुमार शर्मा जी थे, राम नारायण जी सारंगी में थे। इट वॉज लाइक ए फ्यूजन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इट वॉज सो वंडरफुल। इस गाने के लिए परवीन सुल्ताना को बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। पर्दे पर अरुणा ईरानी ने बहुत अच्छा पेश किया था। इस गाने के लिए किशोर कुमार को भी नॉमिनेट किया गया था। जनता में किशोर दा का गाया गाना ज्यादा पॉपुलर हुआ, आज तक है। हमें तुमसे प्यार कितना मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। कई बार ऐसा हुआ है कि मेल सॉन्ग फीमेल सॉन्ग के कंपैरिजन में ज्यादा पॉपुलर हुआ जब भी फिल्म में 2 ऐसे वर्जन आए। इसका मेजर कारण ये भी होता है कि आम ऑडियंस उसी गाने को बार बार सुनना चाहती है जो पर्दे पर उनके पसंदीदा हीरो ने गाया होता है। हमें तुमसे प्यार कितना बिना का गीतमाला 1980 के सालाना प्रोग्राम में 11वें नंबर पर था। ये भी 25 हफ्ते प्ले होकर सरताज गीत बनकर रिटायर हुआ। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हुआ इस बार भी वही जो आर.डी. बर्मन के शानदार गानों के साथ कई बार हुआ। पंचम दा का म्यूजिक ही फिल्म की इकलौती ऐसी बात रही जिसके लिए फिल्म याद की जाती है। फिल्म में आर.डी. बर्मन ने एक बार फिर बहुत वैरायटी पेश की। फिल्म के गानों में गजल का रंग भी है, पॉप का रंग भी है, पहाड़ी रंग भी है। फिल्म के ज्यादा हिट गानों में आशा भोसले का गाया बहुत अच्छा गाना थोड़ा दबकर रह गया। पर्दे पर प्रिया राजवंश ने गाया था सजती है यूं ही महफिल। की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। कर दो चुनरिया की छाँव बिन बादल बिजली। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। छोड़ो सनम काहे दगम मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। इस फिल्म के लिए चेतन आनंद को बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। जाल मिस्त्री को बेस्ट सिनेमाटोग्राफी अवार्ड मिला था। कलाकारों की बात करें तो सबका काम बहुत अच्छा था। प्रिया राजवंश कभी एक्ट्रेस मानी ही नहीं गईं, पर इस फिल्म में कोर्ट रूम सीन में उनका काम अच्छा था। विनोद खन्ना हमेशा की तरह हैंडसम और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी ही लगे। राजेश खन्ना, राजकुमार, अरुणा ईरानी, छोटे रोल्स में सत्यन कप्पू, A.K. हंगल, केस्टो मुखर्जी, बाकी सब कलाकार अपने अपनी जगह सही थे। सबसे डिसअपॉइंटिंग काम था हेमा मालिनी का। कहानी की मेन कैरेक्टर वो थी और वो कभी भी कहानी में समाई हुई नहीं लगी। उनकी डायलॉग डिलीवरी, हंसना रोना सब कुछ बहुत कमजोर था। ओवरऑल फिल्म अच्छा सब्जेक्ट होते हुए भी बहुत इंटरेस्टिंग बन नहीं पाई। आखिरी हिस्सा थोड़ा इंटरेस्टिंग था। फिल्म का पेस बहुत ही स्लो था। फिल्म के बारे में जनता की राय भी मिक्स रही। कुछ लोगों को ठीक लगी, कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। सिर्फ गाने ही थे जो सबको पसंद आए। फिल्म देखने के बाद एक्टर मुकरी की बेटी नसीम मुकरी ने प्रिया राजवंश से पूछा था कि चेतन आनंद की फिल्म में हर बार आपकी अननेचुरल डेथ क्यों होती है। प्रिया राजवंश ने मजाक में जवाब दिया था कि असल जिंदगी में भी मेरे साथ ऐसा ही होगा, मेरी अननेचुरल डेथ होगी। मजाक में कही बात सच साबित हुई थी जब ईयर 2000 में चेतन आनंद के बंगलों में प्रिया राजवंश का कत्ल हुआ। विकिपीडिया पर कुदरत को हिट फिल्म लिखा गया है। बॉक्स ऑफिस इंडिया पेज पर इसे फ्लॉप बताया गया है। कई जगह इसे एवरेज लिखा जाता है, पर ज्यादा जगह यही इंफॉर्मेशन है कि फिल्म कामयाब नहीं हुई थी। 1981 की फिल्म कुदरत के बारे में ये एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।